बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 है, उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपने ये टेस्ट अपना जो चैप्टर है सारे लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपने अच्छे से इनको तैयार करके आना है। और आते ही हम एक दफ़ा ना इसको आपको ओवरव्यू देंगे पूरे चैप्टर का, एक दिन में या 2 दिन में। तो इसलिए आपने इसको ना बच्चों, जब आपने आना है कॉलेज आना आपने, तो आपने एक दफ़ा सारे लेक्चर्स देख के आना है। आपको न होना चाहिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको किसी क्वेश्चन में, तो सॉरी किसी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्वेश्चन आपने ज़रूर राइट करके आना है, ताकि आते ही हम उस पर बात कर सकें, उसको डिस्कस कर सकें। और कुछ साइड इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह जब आप आएंगे कॉलेज तो हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रिपीटिव फेनोमिनाज ऑकरिंग इन नेचर which could serve as a time standard। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना, वो कह रहा है कि आपने वो रिपीटिव फिनोमिना बताने हैं जो कि नेचर में हो रहे हैं और हम उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, मतलब हम उसको टाइम के तौर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड यूज हुआ है ना आपकी स्टेटमेंट में, रिपीटिव फिनोमिनाज, वो क्या होते हैं बच्चों? रिपीटिव फिनोमिनाज वो फिनोमिनाज होते हैं जो खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे खुद को रिपीट करते रहते हैं ना, उनको कहते हैं रिपीटिव फिनोमिनाज। तो जल्दी से इसको जरा राइट करिए कि रिपीटिव फिनोमिनाज क्या होते हैं। दोज फिनोमिनाज विच रिपीट इटसेल्फ, जो खुद को रिपीट कर रहे होते हैं आफ्टर सर्टेन इक्वल इंटरवल्स आर कॉल्ड रिपीटिव फिनोमिनाज। तो कह रहा है हम कौन कौन से रिपीटिव फिनोमिनाज हैं जिनको टाइम स्टैंडर्ड मतलब टाइम के तौर पे हम ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपने लिखना है स्पिनिंग ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मतलब मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट, ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, दूसरा आपके पास आएगा मोशन ऑफ अ मून अराउंड इट्स ऑर्बिट या अराउंड इट्स सन। तो पहला आपने क्या लिखना है? पहला आपने लिखना है मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। दूसरा आप क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन। देखिए एक अर्थ की स्पिनिंग मोशन है और एक ऑर्बिटल मोशन है, अब दोनों को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। अब जो आपके पास स्पिनिंग मोशन है उससे डे एंड नाइट आते हैं। अब देखो डे एंड नाइट एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद खुद को रिपीट करते हैं ना, तो इसलिए हम इसको रिपीटिव फेनोमिनास के तौर पे ले सकते हैं। और जो आपके पास मोशन ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन भी ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल लिखेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून अबाउट अर्थ, ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून। अब देखिए ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून से ना हमने जो हमारे इस्लामिक कैलेंडर बनता है ना, इस्लामिक मंथ आपने डिजाइन किए होते हैं, वो इसी बेस पे डिजाइन किए होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक दो और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड में, ये भी हम ले सकते हैं। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपने 3 इसमें वो फिनोमिना राइट करने हैं बच्चों। रिपीटिव फिनोमिना की डेफिनेशन करने के बाद ना एटलीस्ट 3 फिनोमिनाज आपने राइट करने ताकि 2 मार्क्स आपको दिए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आ रहा है, गिव द ड्रॉबैक टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। मतलब कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या है? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ये फार्मूला है। तो कह रहे हैं टाइम पीरियड को आप टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं ले सकते? तो इसका आंसर ये है, देखिए जो टाइम पीरियड होता है ना सिंपल पेंडुलम का बच्चों, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक है लेंथ, डिपेंडिंग फैक्टर कौन से हैं इसके? तो डिपेंडिंग फैक्टर में एक फैक्टर आ जाएगा इसकी लेंथ और दूसरा फैक्टर आ जाएगा जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है। अब देखो बच्चों लेंथ है, और लेंथ जो है ना टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ चेंज हो जाती है। आपके पास जो स्ट्रिंग है ना उसकी मतलब जो डोरी है, अगर टेम्परेचर वहां पे फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो जो डोरी या जो स्टैंडर्ड लेंथ आपने ली हुई है,
और अगर वही आप किसी ऐसे रीजन में जाते हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो वहाँ भी उसकी लेंथ वही रहती है, हो सकता है वो सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसमें क्या आ गया कि लेंथ पे डिपेंड करता है। देखो जब लेंथ चेंज हो गया ना डोरी का जो आप यूज कर रहे हो सिंपल पेंडुलम, देखिए ये उसकी लेंथ है। अब ये जो लेंथ है ना इसकी यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो लेंथ है ना ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो सकती है। तो इसलिए हो सकता है अगर आप किसी ऐसे रीजन में हो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे टाइम पीरियड कुछ आएगा, ऐसा रीजन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो वहाँ पे डिफर हो सकता है। और दूसरा जी, अगर आप ओशन लेवल पे स्टडी कर रहे हो या मतलब ओशन लेवल हम जो रेफरेंस उसी को लेते हैं ना नॉर्मली हमारी जो साइंस है उसमें, तो आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हो, वहाँ पे जी की वैल्यू कम है। अब जैसे जैसे हाइट पे जाना है ना जी की वैल्यू डिक्रीज होती जानी है। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट आप अर्थ सरफेस पे कर रहे हो, एक आप माउंट एवरेस्ट पे चल के कर रहे हो, तो दोनों के टाइम मैच नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं ले सकते। टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर हम वही चीज ले सकते हैं जो कि खुद को स्पेसिफिक इंटरवल में रिपीट कर रही है और सबके लिए एक जैसी रिपीट हो रही है। ओके, उसके लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये बच्चों मैंने इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नॉट टेकन एज अ स्टैंडर्ड। रीजन मैंने बता दिया, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिख के नीचे आपने बता देना है कि इसमें लेंथ है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो चेंज हो सकती है। दूसरा जी है जो कि बुलंदी के साथ मतलब हाइट के साथ चेंज होता है, इसलिए आप इसको टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि एयर रेजिस्टेंस। अब देखिए अगर आप कहीं पे हवा चल रही है तो जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा तो हवा इसको टाइम पीरियड को डिस्टर्ब कर सकती है, इसकी मोशन को अपोज कर सकती है। तो इस वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी एक फैक्टर है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू द किलोग्राम एंड मोल। कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ना हमारे पास बच्चों 2 यूनिट यूज होते हैं, किलोग्राम एंड मोल। हमें क्यों जरूरत महसूस हुई हम 2 यूनिट्स का यूज करें, किलोग्राम को और मोल को, ऐसी जरूरत हमें क्यों महसूस हुई? तो याद रखिएगा कि जो इसमें डिफरेंस आपने लिखना है, एक तरफ आपने किलोग्राम लिख लेना है, एक तरफ आपने मोल लिख लेना है। तो मैं जल्दी से वो आपको बता रहा हूँ, उसमें आपने राइट भी कर लेना है और ऐसे डिफरेंस ही आपने लिखने हैं। तो बेसिक डिफरेंस सबसे पहले आपने जो राइट करना वो क्या है, देखिए केजी जो है ना ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है एट मैक्रो लेवल, मतलब जब आपने बड़े लेवल पे स्टडी करना है। तो जो एन है जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं वो क्या बताता है हमें, एन जो है सॉरी मोल्स हमें बताते हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एन क्या है, जब आपने किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को स्टडी करना है ना तब आप मोल यूज करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोनों यूनिट हैं सब्सटेंस के ही हैं, केजी भी और मोल भी। केजी जब आपने मैक्रो लेवल पे पढ़ना है उसको, मैक्रो लेवल से मुराद क्या हो गया कि जैसे आपने सब्सटेंस का मास देखना है कितना है, उसका वेट कितना है। अगर आपने सब्सटेंस के पार्टिकल्स देखने कि उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं तो तब आप मोल यूज करेंगे। तो पहला डिफरेंस आपने क्या राइट करना है, पहला डिफरेंस आपने राइट करना है किलोग्राम इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी मेजरमेंट ऑफ मास। और मोल में क्या लिखोगे, मोल इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक वर्क। सेकंड डिफरेंस लिखोगे किलोग्राम इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मास ऑफ सब्सटेंस एट मैक्रो लेवल। और मोल में क्या लिखोगे, मोल इज यूज्ड फॉर स्मॉल मास ऑफ सब्सटेंस, आगे लिखोगे एट माइक्रो लेवल। तीसरा डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब 1 किलोग्राम डिफरेंट सब्सटेंस का ना उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं। मैं एक मोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा। आप लेने गए हैं अपना 1 kg, आपने जाके वहां से मार्केट में एप्पल परचेज किए, उसमें 3 या 4 उसमें पीस आएंगे। अगर आपने 1 kg
आप वहाँ पे कोई और फ्रूट लेने चलेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंज लेना 1 kg लिया, तो उसमें उनके पीसेस ज़्यादा होंगे। देखिए दोनों हैं 1 kg, लेकिन एप्पल में पीस 3 से 4 आएंगे और इन केस ऑफ ऑरेंज वो 5 से 7 8 पीस भी हो सकते हैं। तो ये वो कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये बड़ा है वैसे तो, इसमें मतलब मीन ये है, सेंस ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। उसके बाद आएगा 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंस contains the same number of atom or molecule, for example Avogadro's number। ये आपने मोल में राइट करना है, तीसरा डिफरेंस। नंबर 4 पे चलते हैं, लास्ट डिफरेंस जो है वो है किलोग्राम इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड बट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। इसी तरह मोल में आपने आ जाना है, मोल इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, और नीचे लिखोगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 स्टूडेंट्स measure the length of needle with the scale on which minimum division is 1 millimeter। अब देखो उसने मिनिमम डिवीजन कितना लिया बच्चों, 1 मिलीमीटर। हम इसको लिखेंगे 0.001 0.001 मीटर, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है। तो कह रहा है कि मेजरमेंट किया, बताए कौन सी करेक्ट है। तो बच्चे इसका आंसर है कि 3 वाला जो है ना ऑप्शन 0.214 मीटर, ये वाली रीडिंग करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, रीजन मैं बता रहा हूं। पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे डिजिट है, 3, यहां भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, दैट्स व्हाई दिस रीडिंग इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। कह रहा है चेन उस वक्त स्ट्रांग होगी उसके वीकेस्ट लिंक की वजह से। बच्चों याद रखिएगा, वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। क्या मतलब है, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। अब यहां पे ना आपको याद होगा मैंने कुछ रूल्स आपको बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थे साइंटिफिक नंबर्स में, जब आप पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वहां पे ना एडिशन के लिए कुछ रूल्स आपको बताए थे जी। ये एग्जांपल मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास था 2.7543 4.10 1.273। इसका जो आंसर लिया था ना आपने 8.1273, ये आंसर लिया था। तो याद है मैंने बोला था जब आपने ऐड करना ना, आपने देखना है कि जो आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा ना, देखो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया था लेट्स सपोज, उसके ये रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटल डाटा में ना जो आपके पास लीस्ट नॉन डिजिट है ना, वो ये है, डेसिमल के बाद 2 है ना, तो आपने इसका आंसर 2 में लिखना है। ये इसका मतलब था इस स्टेटमेंट का कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा में जो लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब जिसके पॉइंट के बाद डिजिट कम से कम है, आपने उसमें आंसर राइट करना है। गॉट इट, ये बच्चों इसका मतलब था। ओके, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। आपने स्टॉपवॉच से मेजर किया, उसमें क्या एरर पॉसिबल है। तो याद रखिएगा 2 एरर बच्चे पॉसिबल है उसमें। आपको बताया हुआ कि रैंडम एरर है, दूसरा सिस्टमैटिक एरर है। तो ये दोनों एरर आपने अंदर ना राइट करने हैं क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आएगा हमारे पास जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा है क्या डायमेंशनल एनालिसिस आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो बच्चे याद रखिएगा आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे देखिए T इज इक्वल टू 2π√L/G है। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ा है, डायमेंशन को आपने स्टडी किया, अब मुझे बताइए डायमेंशन तो हमें ये बता रहा है ना कि इसकी डायमेंशन और L/G की डायमेंशन सेम है।
जो L ओवर G की डायमेंशन है वही टाइम की डायमेंशन है। डायमेंशन एनालिसिस हमें ये जो कांस्टेंट है ना, अब देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3.14, क्या हमें डायमेंशनल एनालिसिस इस पाई का वैल्यू बता रहा है? नहीं बता रहा ना, ये हमें इस पाई का वैल्यू नहीं बता रहा कि 3.14 है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसी तरह देखिए जब आपने एक फार्मूला है बच्चों F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें इस G का वैल्यू बता रहा है जो कि 6.67 10⁻11 है? ये हमें नहीं बता रहा ना, डायमेंशनल एनालिसिस हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो आपने क्या लिखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। हमें प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू नहीं बताता। तो हमें क्या बता सकता है डायमेंशन? डायमेंशन हमें जो कांस्टेंट है ना उसका यूनिट बता सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा। लेट्स सपोज आपने G का यूनिट फाइंड करना है ना, G को इधर रखिए तो आपके पास F R स्क्वायर ओवर M1 M2। देखिए यूनिट फोर्स का न्यूटन है, रेडियस का मीटर स्क्वायर और ये मास का kg स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या कर दिया, G ने आपको क्या बता दिया, अपना डायमेंशन ने आपको क्या बता दिया, डायमेंशन आपको ये बताएगी कि इसका यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा कि डायमेंशन हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या बता सकती है, यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, बट इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूं वैल्यू, जैसा कि इसका वैल्यू 3.14 है, हमें नहीं बता सकता डायमेंशन। इस G का वैल्यू 6.6 10 पावर समथिंग है, हमें वो नहीं बता सकता डायमेंशनल एनालिसिस। ये पूछा हुआ था इसमें। ओके, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं और याद रखिएगा ये जो G है ना बच्चे, इसका डायमेंशन आपको आना चाहिए। ये जो इसका यूनिट मैंने लिख दिया ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि G की डायमेंशन क्या है। तो इसको देखते हुए आप ड्रॉ कर सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या बनेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी डायमेंशन राइट कर रहा हूँ बच्चों। G की जो डायमेंशन है ये आप घर में बिल्कुल ड्राइव करिएगा। देखें M है, L और टाइम इसमें यूज होएगा, लेकिन जो हमारे पास है ना -1 -2 और L -3, ये इसकी डायमेंशन बनेगी। ठीक है, तो आपने सॉरी +3, आपने इसको ना घर में सॉल्व कर लेना है। तो ये आपको डायमेंशन पूछी जा सकती है, M-1 L3 और T-2, ये G की डायमेंशन आ गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये आप ड्राइव कर सकते हैं, वैसे मैंने अभी शुरू में बता दिया था, डेंसिटी की मैंने आपको ड्राइव करके दे दी थी, तो प्रेशर की आप ड्राइव कर सकते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको फार्मूला दिया हुआ है V इज इक्वल टू F लैम्डा, आपसे पूछा हुआ है विच वन इज करेक्ट। देखिए बच्चों, एक्चुअल फार्मूला है V इज इक्वल टू F लैम्डा, ये फार्मूला है। तो अंडरस्टूड बात है, अगर ये वाला यूनिट मीटर फी सेकंड है ना बच्चों, तो इन दोनों का यूनिट भी क्या आएगा, मीटर फी सेकंड ही आने वाला है दोनों का यूनिट। लेकिन अगर हम डायमेंशन देखें, देखिए डायमेंशन जो है ना बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हो ना, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, इसका मतलब है जो टाइम की डायमेंशन है ना उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। तो ऊपर जाके हम क्या लिख सकते हैं, t-1। तो देखिए t-1 किसकी डायमेंशन आ गई, फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1 है। और लैम्डा, लैम्डा की जो डायमेंशन है ना बच्चों, लैम्डा की डायमेंशन ये मीटर में मेजर की, तो इसकी डायमेंशन आएगी L। और जो वेलोसिटी है ना अभी आप ड्राइव करके आए हैं, उसकी डायमेंशन होती है L-T-1। अब ये तीनों की डायमेंशन है, देखिए फ्रीक्वेंसी की t-1 डायमेंशन है, लैम्डा की L है, वेलोसिटी की L-T-1 है। अब वो कह रहा है कि दोनों में फार्मूला बताइए कौन से वाला करेक्ट है। तो आपको दो फार्मूला दिए हुए, एक लिखा हुआ है F इज इक्वल टू V लैम्डा, F इज इक्वल टू V लैम्डा, और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है उन्होंने कि F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा।
देखिए ये आपको दिया हुआ है v बाई लेमडा, यस। तो जब आपने ड्राइव करना है ना तो आप देखिएगा कि f इज इक्वल टू वी बाई लेमडा में क्या आएगा कि दोनों तरफ डायमेंशन जो है वो करेक्ट है, मतलब इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट में अभी मैंने डायमेंशन बताया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t-1। ओके बच्चों, अब वेलोसिटी का क्या है lt-1 और लेंथ का क्या है l। अब देखिए ये l इस l से कैंसिल हो गया ना, इधर बच्चों क्या बना है t-1 और इधर भी क्या बनेगा t-1। तो दोनों तरफ साइड में इक्वल, जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना, ये इक्वल आ गया तो ये फार्मूला करेक्ट है। ये वाला इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखिए t-1 है और वेलोसिटी का क्या है lt-1 और लैम्डा का क्या है l। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये आपके पास इधर बनेगा l की पावर 2 और